Good morning students, how are you? You are welcome to CRI online classes. आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता वाले टॉपिक को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हमने नागरिकता के विषय में नागरिकता के खोने और प्राप्त करने के तरीकों के बारे में हमने जाना था, जिसके नागरिकता के खोने के तरीकों में, प्राप्त करने के तरीकों में आपस में अंतर संबंध को भी हमने जाना था। अब नागरिकता की परिभाषा को, नागरिक होने के क्या गुण होते हैं, विदेशी और नागरिक में क्या अंतर होता है, इस पे हमने प्रकाश डाला था। अब इसके टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। इसका अगला जो टॉपिक है संपूर्ण और समान सदस्यता। संपूर्ण और समान सदस्यता का मतलब होता है अगर किसी देश में, समाज में विभिन्न लोग रहते हैं, जैसे कुछ आप्रवासी भी लोग रहते हैं, या फिर कोई व्यक्ति जैसे कोई आपदा आ जाती है पड़ोसी देश में, तो वह उस कारण से उस देश में शरणार्थी बन के रहने लगता है, या फिर किसी देश में युद्ध जनित हालात होते हैं या नरसंहार होते हैं, तो उनसे डर करके लोग भाग खड़े होते हैं, वो दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के दौरान जिन जिन देशों के अंदर इस तरह के नागरिक हैं, उनको बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिलता। ना उन्हें नागरिकता के अधिकार मिलते हैं, ना उनके बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना उन्हें रोजगार मिलता है, और ना उनकी कोई पहचान बनती है। उन्हें कभी कहीं तो कभी कहीं स्थानांतरित किया जाता है, और उन्हें जीने लायक माहौल एक्चुअल में उनका नहीं रहता। ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है, और ऐसे लोग जो हैं दया के पात्र बनकर रह जाते हैं, जो कि वो अपना मूल देश छोड़कर के किसी पड़ोसी राष्ट्र में आ जाते हैं, तो वहाँ उन्हें ना तो रहने का और किसी भी तरह का कोई लोकतांत्रिक अधिकार उन्हें नहीं मिल पाता। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के NGO और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं वो इस समय वर्क कर रही हैं। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जो कि अमेरिका के अंदर, लैटिन अमेरिका जो कंट्री है, लैटिन अमेरिकन जो देश हैं, उनके अंदर भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन मैं केवल अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका के अंदर मार्टिन लूथर किंग, वहाँ पर क्या था कि एक मतलब गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव था, और 1950 के दशक के अंदर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। मार्टिन लूथर किंग उनके नेता बने, और उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए जो पृथक्करण जो सिद्धांत आप इस्तेमाल करते हो, जो हमारे लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ हमें मतलब प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हो, गोरे लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ज़्यादा वर्ल्ड क्लास अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटीज़ आप देते हो, लेकिन जो काले लोग होते हैं उनके लिए वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। गोरे लोगों के लिए अलग से अस्पताल होते थे, अलग से स्कूल होते थे, अलग कॉलेज होते थे, अलग से उन्हें बगीचे या बाग बगीचे ही कहें या पार्क होते थे, या उनकी दुकानें अलग होती थी, टॉयलेट अलग होते थे, बसें अलग होती थी, ये सब व्यवस्थाएं उस समय होती थी। तो गोरे और कालों को अलग अलग रूप में यहाँ पे मतलब एक तरह से विवरणित किया गया था, उनके लिए अलग अलग से अधिकार थे। काले लोगों को वो दर्जा नहीं मिलता था, और गोरे लोगों को ज़्यादा विशिष्ट दर्जे मिलते थे। तो यहाँ पे ये जो भेदभाव वाली बात थी, इसके खिलाफ उन्होंने लोगों को एकजुट किया, खासतौर पर जो अश्वेत समुदाय था उसे इकट्ठा किया, और अब उन्होंने इस आंदोलन को जबरदस्त तरीके से उठाया। तब जाकर के समान अधिकार, समान नागरिकता के जो सिद्धांत थे वो अमेरिका में लागू हो पाए। इसमें पृथक्करण की प्रथा का विरोध, क्यों पृथक्करण की प्रथा का विरोध किया? जैसा कि मैंने अभी बताया, मार्टिन लूथर किंग ये कहते थे कि जिस व्यक्ति का जन्म यहाँ पृथ्वी पर हुआ है, तो वह व्यक्ति अपने आप में सम्मान का पात्र है, उसके साथ पशु तुल्य व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी की चमड़ी के रंग से गोरा या काला होने में इतना भेद नहीं है, और उनके बीच में जो मतलब अगर किसी काले व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है या उसे पशु तुल्य का दर्जा मिलता है, तो बिल्कुल सरासर गलत है, और गोरे समुदाय को ये बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि दोनों बराबरी का हक रखते हैं। देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन है, सब बराबरी का हक उन पे है। चाहे कोई किसी भी तरह की कोई हीरे जवाहरात, सोना चांदी, या जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी संस्थाओं में पढ़ने लिखने का, रोजगार करने का हक गोरों का है, तो फिर कालों का भी है। राजनीति में भी राजनीतिक जो पद दिए जाते थे वो गोरे लोगों को ज्यादा मिलते थे। इस बात का भी मार्टिन लूथर किंग ने विरोध किया कि केवल गोरे समुदायों के लिए ही क्यों, ये कोई आरक्षण थोड़ी, और आरक्षण भी अगर आप इस तरह का लागू करते हो तो बिल्कुल सरासर गलत है। काले लोगों को भी बराबरी का दर्जा मिले। तो समान सदस्यता
हर हाल में लागू होनी चाहिए। और ये कोई एक देश की समस्या नहीं है, विभिन्न देशों की समस्याएं हैं। कहीं लोग बाढ़ की वजह से पीड़ित होकर के अपने देश को छोड़कर आ जाते हैं, कहीं पर अकाल पड़ जाता है तो आ जाते हैं, कहीं पर सुनामी हो जाती है तो आ जाते हैं, या फिर कहीं भूकंप आ जाता है तो उसकी वजह से पलायन करते हैं, या युद्ध की वजह से ऐसा करते हैं, या महामारी की वजह से भी ऐसा करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी बहुत बड़ा पलायन और आप्रवास देखने को मिला। इस दुनिया में एक आप्रवासियों का देश भी मौजूद है और उस आप्रवासी देश का नाम है अमेरिका। ये आप्रवासी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये सारे लगभग यूरोपियंस थे। फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों राष्ट्रों के बहुत संख्या में लोग स्पेन और पुर्तगाल के भी गए थे, लेकिन वो ज्यादा संख्या में गए थे, ब्रिटेन और जो फ्रांस। तो वहां के लोगों ने दबदबा साबित किया, कनाडा को भी पूरा उन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया और अमेरिका को भी। ये आप्रवासियों के देश कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उस वजह से वो अपने ऐसे इलाके में उन्होंने अपने आप को प्रतिस्थापित किया जहाँ पर और ज़्यादा विकसित होने के लिए, ज़्यादा विकास करने के अवसर उनको मिल रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं समान अधिकार। ये जो टॉपिक है समान अधिकार, समाज के अंदर चाहे पुरुष है या महिला है, चाहे उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, चाहे किसी भी नस्ल का है, सब वर्गों को बराबर बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ में करना बहुत ही नाइंसाफी होती है, और अगर भेदभाव होता है तो वह समाज समान बराबरी का दर्जा लागू नहीं कर रखा है। यहाँ पर समान अधिकार सबके लिए होता है, चाहे कोई अपाहिज है, चाहे कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, या फिर समाज का कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ताकतवर इंसान है, कमजोर है, या अमीर है, गरीब है, उच्च पद पर है, निम्न पद पर है, काला है, गोरा है, किसी भी प्रकार का कोई भेद लोगों में मौजूद है, लेकिन वो कानून की नजर में नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में सब लोग समान होने चाहिए। तो समान अधिकार सब लोगों को मिलेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को वोट डालने का हक है, तो गोरे लोगों को ही वोट डालने का हक नहीं मिलेगा, या देश के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए नामित उम्मीदवार केवल गोरे समुदाय के लोग नहीं होंगे, या फिर प्रधानमंत्री केवल गोरे समुदाय का ही नहीं होगा, या अन्य मंत्री लोग भी प्रायोरिटी बेस पर गोरे समुदाय से ही नहीं होंगे, या अधिकारी वर्ग भी ज्यादा वहां से नहीं होंगे। तो ऐसा बराबर का जो व्यवहार होना चाहिए, रूल्स ऐसे होने चाहिए जहां पर बिल्कुल समानता का अधिकार दिखाई दे और व्यवहारिक रूप से लागू हो सके। इसमें नागरिकता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी देश के अंदर रहने वाला कोई भी सभ्य इंसान, जिसको सभी तरह के नागरिक अधिकार उसको मिलते हैं, वह सभी तरह के नागरिक जो अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर पा रहा है, उसे हम नागरिक कह सकते हैं। पहले के जमाने में जो एक रूढ़िवादी परिभाषा भी इस्तेमाल की जाती है कि जो लोग नगर में रहते हैं वो नागरिक कहलाते हैं। इसके बाद समानता का जो अधिकार है, और समानता और अधिकार आपस में अगर अलग अलग इनको पढ़ते हैं तो इनका अर्थ डिफरेंट निकलेगा। समानता क्या है? कानून की नजर में सब लोग समान हो, लिंग, जाति, वंश, धर्म, चमड़ी के आधार पर, किसी के आधार पर कोई भेदभाव किसी के बीच नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेद होना वह समानता नहीं हो सकता। कानून की नजर में जब सब लोग समान हैं तो किसी के साथ भेदभाव करना वर्जित है। अधिकार के बिना किसी भी व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति को सभी तरह के अधिकार मिलने चाहिए। राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, और इसके अलावा सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, ये सभी अधिकार उसको मिलेंगे तो वह व्यक्ति अपना विकास कर पाएगा। और अधिकार के सभी पक्षों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। इसके बाद नागरिक और राष्ट्र सही तरीके से अपने देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जब रहता है तो अपने राष्ट्र से प्रेम हो जाता है, उसे अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना उसकी देखने को मिलती है, देशभक्ति की भावना उसकी रहती है, वह गौरवान्वित महसूस करता है अपने राष्ट्र के प्रति संबोधन में। तो यहाँ पर जैसे जो भी अधिकार उसको मिलते हैं, नागरिक को मिलते हैं, ये अधिकार नागरिक को राजनीतिक अधिकार मिलता है, इलेक्शंस में खड़े होने के लिए वोट डालने का जो हक है, तो उसे गौरवान्वित महसूस होता है कि मेरे हाथ से सरकार चुनी गई, एमएलए का चुनाव हुआ, आईएमपी का चुनाव हुआ। और इस तरह से जो और अधिकार की बात की जाती है, स्वतंत्रता के अधिकार की, तो नागरिक देश के किसी भी कोने में घूम सकता है। नागरिक किसी भी देश, अपने देश में, खासतौर पर दूसरे देश की बात नहीं है, अपने देश में किसी भी क्षेत्र में वो जा सकता है, आ सकता है, रोजगार कर सकता है, बस सकता है। तो ये सारे छोटे उस अधिकार कैसे मिले? क्योंकि वो नागरिक है, और नागरिक अगर किसी देश में रहता है तो उसका राष्ट्र से बहुत ही गहरा संबंध होता है। वह अपने राष्ट्र को बहुत अच्छे से, देशभक्ति भावना से और पूरी त्याग भावना से, सहयोग की भावना के साथ प्रेम करता है। और यहाँ राष्ट्र
उसे कहते हैं जिस देश के नागरिक अपने देश को प्रेम करते हो। जिस देश के नागरिक अपने देश को प्रेम ना करते हो वह राष्ट्र नहीं हो सकता। राष्ट्र की कुछ पहचान होती है, जैसे कि समान इतिहास होना चाहिए, उनके लगभग एक समान नस्ल पाई जाती है, एक समान इतिहास उनका पाया जाता है, और इसके अलावा उनकी राष्ट्रीय सरकार लगभग ऐसा ही देखने को मिला है कि जिस एरिया तक उनकी सरकार रहती है या उनका राज्य रहता है, तो वो भौगोलिक सीमाएं ये भी इसमें मायने रखता है, एक ही भाषा। तो इस तरह की जो कल्चर है, कल्चर भी इसमें महत्वपूर्ण तत्व है। संस्कृति एक प्रकार की संस्कृति जहां तक के लोगों में मिलेगी उनमें राष्ट्रीय एकता का भाव होगा, जहां तक के लोगों का इतिहास एक जैसा होगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो बंगाल के रहने वाले हो, केरला के रहने वाले हो या पंजाब के रहने वाले हो, सब लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी को देखा, मुगलों की गुलामी को देखा। तो जो अंग्रेजों और मुगलों की गुलामी को देख चुके हैं वो लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना उनमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। अपने देश पर कोई नया खतरा पैदा हो जाता है तो सब लोगों को लगता है, चाहे वो रहते अलग अलग प्रांतों में है, लेकिन फिर भी उनमें एकता का भाव जरूर आता है। यही राष्ट्र है। राष्ट्र अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना जहां के लोगों में मिले वो राष्ट्र है, वो सच्चा राष्ट्र है। एक ही प्रकार की नस्ल, एक समान इतिहास, साझा संस्कृति, भाषा, ये कुछ तत्व होते हैं जो राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। सार्वभौमिक नागरिकता, सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब है देश के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग जो रहते हैं, बाहर से आए हुए आप्रवासी भी रहते हैं, या कुछ लोग इस शरण लेकर के रहते हैं। जैसे किसी देश में युद्ध हो जाता है तो शरणार्थी के रूप में वो आ जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 1947 में बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान के साइड से इंडिया में आ गए थे। 1971 में भी ऐसा हुआ और 1947 में भी हुआ। तो इस तरह के जो शरणार्थी आए तो उनके लिए काफी समस्याएं पैदा हुई। उनके लिए सभी तरह के संसाधन विकसित करने पड़ते हैं। उनको रहने का घर भी चाहिए, उनको जमीनें भी चाहिए, उनको दुकानें भी चाहिए, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उनके लिए अर्जित करनी पड़ती हैं। तो विभिन्न जो संविधान है, सभी देशों के संविधान अपने वहाँ पे रूल्स रखते हैं कि अगर कोई आप्रवासी आता है या फिर कोई शरणार्थी आता है तो उसके साथ किस तरह से ट्रीट करना है या उसे कैसे वहाँ पे स्थापित करना है। लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या में अनियंत्रित भीड़ घुस जाती है तो ऐसे में सरकार क्या करे? सरकार के लिए बड़ी समस्याएं आ जाती है। हमारे देश के अंदर लगभग जब 1971 की बात है तो लाखों की भीड़ हमारे देश के अंदर आ गई। इसी तरह से 47 में जनसंख्या का जो पलायन इधर से उधर हुआ, पाकिस्तान से इधर हिंदू आए और यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान गए, तो वो भी ऐसा ही एक दौर था जिसमें व्यवस्था खराब हो गई थी देश की। हमारे देश में बांग्लादेशी भी बड़ी संख्या में शरणार्थी के रूप में इधर रह रहे हैं, अप्रवासी के रूप में रहते हैं, और बर्मा से भी, म्यांमार से भी काफी संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं। विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के अंदर भी इसी तरह की समस्याएं देखने को मिलती है, और जो सूडान का डरबर क्षेत्र है वह भी इसी तरह की समस्याओं से मतलब रूबरू हो रहा है। यहाँ जो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इन देशों के अंदर भी आप्रवासी मिलते हैं। तो आप्रवासियों की समस्या कोई एक देश की समस्या नहीं है, बहुत से देशों की समस्याएं हैं। तो आप्रवासी हो गए, शरणार्थी हो गए, या फिर जो विदेशी लोग आकर के रहने लगे और जो हमारे अपने देश के नागरिक हैं उनके बीच में धीरे धीरे करके ऐसे ही हमें साझा संस्कृति विकसित करनी चाहिए। उनके लिए व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि उनके बीच भेदभाव कम से कम होता चला जाए। एकदम से दर्जा समान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कानून बना करके ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब समाज के अंदर देश की सीमाओं में रहने वाला कोई नागरिक या किसी भी देश की सीमाओं में रहने वाला कोई नागरिक, उसे बिना नागरिकता के नहीं रखा जाना चाहिए, उसे नागरिकता जरूर मिले। इसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना देश को छोड़ के आ गया, दूसरे देश में शरणार्थी के रूप में रह रहा है, आप्रवासी के रूप में रह रहा है, तो उसकी अपने देश की तो पहचान खत्म होगी, नया देश उसे पहचान नहीं दे रहा है। उसके अपने बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, किस पहचान पर जाएंगे? उसकी अपनी नागरिकता खत्म है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। इस तरह की जो जटिल समस्याएं हैं, बहुत ही गंभीर विषय है इसके लिए, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस लेवल की समस्याओं को समाधान करने के लिए एक उच्चायुक्त का गठन किया है। किस चीज का गठन किया है? एक उच्चायुक्त का गठन किया है, ताकि वह इस समस्या का समाधान कर पाए, जल्द से जल्द इन लोगों को अरेंज किया जा सके।
रूल्स तो हैं, सब देशों की सरकारें रूल्स अपनाती हैं, लेकिन कुछ देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और जो बाहर के आप्रवासियों को जगह कम से कम देते हैं। उनको लगता है कि अगर ये आप्रवासी या शरणार्थी ज्यादा संख्या में आते हैं तो उस देश के संसाधनों पर उसका दबाव पड़ता है। जैसे हमारे देश में बांग्लादेशियों के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, नेपालियों के संदर्भ में, या फिर पाकिस्तान के या म्यांमार के। अगर ये लोग ज्यादा संख्या में इंडिया आते हैं तो हमारे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे देश के नागरिकों के लिए वो कम पड़ जाएंगे। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा समझनी चाहिए। वो कम कीमत पर बेरोजगार हैं वो, और कम कीमत पर मजदूरी कर लेते हैं, तो इंडिया के लोगों को उस पर प्रभाव पड़ता है, इसका इफेक्ट है डायरेक्टली। तो हमारे देश के नागरिक इसका विरोध करेंगे और वो उनके लिए जायज भी लगता है। विश्व नागरिकता, आज ये जब सार्वभौमिक नागरिकता की बात आती है तो देश के हर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को जब नागरिकता की बात कह रहे हैं तो नागरिकता उन सबको दे रहे हैं। तो यहाँ एक और समस्या, इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की बात की गई है कि ये समस्या का समाधान भी इसमें छुपा हुआ है। विश्व नागरिकता में कैसे छुपा हुआ है कि अगर सारे विश्व के अंदर नागरिकताओं की जो कैटेगरी बनाई गई है कि ये अमेरिका का है, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का है, इंडिया का है, चाइना का है, क्यों ना राष्ट्रीय सीमाओं को खत्म करके आज सारे विश्व को भी एक वर्ल्ड सिटीजनशिप का दौर आ गया है कि आज इंटरनेट का युग है। देश के अंदर, विदेश के अंदर, सब जगह टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन जो संचार है बहुत तेजी से हो रहा है। तो आज इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से एक देश के कोने से दूसरे देश के कोने तक या विश्व के किसी भी कोने में संपर्क साधना आसान हो गया है। तो आप एक देश में घटने वाली किसी प्रकार की घटना का असर दूसरे देश में देखा जाता है। तो ये चीजें हम देखते हैं। हमारे देश में मानवाधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो पूरे देश, विश्व के जो नागरिक हैं उस चीज को देखेंगे और इससे हमारे देश की इमेज खराब होगी। इसी प्रकार से विश्व के स्तर पर जो भी कोई घटना घटेगी तो उसकी भी जानकारी हमें तुरंत हो जाती है, हमारे यहाँ भी प्रतिक्रियाएं उस चीज की देखी जाती हैं, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो, मैगजीन्स के माध्यम से हो, या लोग अपने भाषण के जरिए ऐसा कहें, तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। तो विश्व नागरिकता की जो भावना है वो बिल्कुल आनी चाहिए, पूरे विश्व के लिए अच्छी है, लेकिन अभी तक ये दौर इसको व्यवहारिक रूप में अपनाने को तैयार नहीं। इस टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पूरे विश्व में नागरिकता का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, इसमें संपूर्ण नागरिकता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेद लोगों के बीच ना हो, गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव ना हो, महिला और पुरुष के बीच भेदभाव ना हो, सब लोग बराबरी का दर्जा रखने वाले लोग होते हैं, उनको समान ही माना जाए। मार्टिन लूथर किंग ने किस चीज का आंदोलन किया, इसमें एक प्रश्न बनता है। मार्टिन लूथर किंग ने श्वेत और अश्वेत के भेद के खिलाफ, पृथक्करण सिद्धांत की प्रथा के खिलाफ उसने काले लोगों का ये नेता था। 1950 में उसने अपना आंदोलन किया और इस आंदोलन को सफल बनाया, इसीलिए मार्टिन लूथर किंग फेमस हुए। और आज विश्व स्तर पर अश्वेत और श्वेत के बीच का भेदभाव खत्म कर दिया गया, चाहे वो अफ्रीका में रहा हो चाहे अमेरिका में रहा हो। समान अधिकार की जो नीति है ये भी इसी तरह की नीति है कि समान अधिकार समाज के अंदर सब लोगों को मिलने चाहिए, कानून की नजर में सब लोग समान है, तो किसी प्रकार का भेद किसी के पास ना हो, अमीर और गरीब में भी नहीं होना चाहिए, ताकतवर और कमजोर में भी नहीं होना चाहिए, महिला और पुरुष में भी भेद नहीं होना चाहिए। नागरिकता, समानता और अधिकार ये भी आपस में अंतर संबंधित है। नागरिकता जो देश के अंदर रहने वाले नागरिक होते हैं उनके अंदर जो भी नागरिक अधिकार होते हैं, अगर वो इस्तेमाल में ले रहा है, सभी तरह के उसकी जो सार्वजनिक पहचान के जो आई कार्ड है या जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल है, तो वह नागरिक कहलाने के लायक है। और समानता का जो अधिकार है, समान के जो इसके अंदर समानता का अधिकार कि ये विवरणित करता है कि समाज के अंदर लिंग, जाति, वर्ण, धर्म, वंश इस आधार के किसके साथ कोई भेदभाव ना हो और अधिकार सबको समान रूप से मिले। नागरिक और राष्ट्र आपस में संबंधित हैं, क्योंकि राष्ट्र में कौन रहता है, नागरिक रहता है, और नागरिकों से राष्ट्र बनते हैं। तो राष्ट्र के प्रति नागरिकों की जैसी भावना रहेगी, राष्ट्र उतना मजबूत होगा, और अगर राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना नहीं रहेगी तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। तो नागरिकता की भावना बहुत ही मजबूत रखनी चाहिए, लोगों को नागरिकता का दर्जा तो मिले ही मिले। इसके बाद सार्वभौमिक नागरिकता, देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति रहता है, चाहे वो बाहर से आया हुआ शरणार्थी हो, आप्रवासी हो या हमारे देश के अपने हो, तो उनको सबको नागरिकता की पहचान देनी चाहिए। और विश्व नागरिकता का जो संप्रदाय है आज समय का इस आज के समकालीन दौर में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है और इसको भी अपनाना जरूरी है। इस टॉपिक को आप इसके नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज करें। थैंक यू।